हाँ तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि 2026 में मोबाइल फ़ोन की रिचार्जेस प्राइस हाइक होने वाली है। लेकिन ये कुछ वैसे नहीं होने वाले जैसे एक ज़माने में हुए थे। यानी कि आप लोग को याद है 2024 में जब यहाँ पर प्राइसिंग हाइक हुई थी, तब इन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था। और एक ही दिन इन कंपनीज़ ने जब अपने रेट बढ़ाए थे तो इसका इम्पैक्ट इधर यह पड़ा था कि जियो और एयरटेल दोनों के जो सब्सक्राइबर बेस था वो यहाँ पर गिरा था, जबकि बीएसएनएल जैसी कंपनी सरप्राइजिंगली सब्सक्राइबर बेस को गेन करके एक टाइम पे नंबर 1 पोजीशन उसने अचीव कर ली थी। ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ था, लेकिन आज के ज़माने में इन कंपनीज़ को पता है और आज के ज़माने में इन कंपनीज़ की स्ट्रेटजीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि बात करें, आपको एकदम से ऐसे कोई प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्लोली रहेगा और बाय द एंड ऑफ 2026 ये प्राइस हाइक हो चुका होगा। यानी कि अगर मैं कुछ सिंपल भाषा में बात करूँ तो जैसे कि 1.5 GB पर डे वाली जितने भी प्लान्स रहते हैं उनके अंदर प्राइस हाइक 40 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक हो सकता है। धीरे धीरे जो कंपनीज है वो अपने जो बेस प्लान्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे फिनिश कर रही है और धीरे धीरे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साथ एक दिन में आपको नए प्लान्स देखने को मिले। एक एक प्लान को एक एक बार में उठाया जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है और धीरे धीरे कंपनीज इस तरीके से प्लान्स को एडजस्ट कर रही है। 1-1.5 साल के अंदर अंदर आप सभी के प्लान्स थोड़ा से ज़्यादा देखने को लगे। यानी कि इस बार प्राइस हाइक बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं, साइलेंट होने वाला है। यानी कि आपको बिना बताए आपकी रिचार्जेस से ज़्यादा, और सिर्फ इतना ही बात नहीं है, सिर्फ क्लाइंट्स हाइक करने का और भी कई सारी चीज़ हैं इनके पास। जैसे कि अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको भी रिड्यूस करना, जैसे कि मल्टीपल ओटीटी है उसमें से किसी चीज़ को गायब कर देना, लेकिन प्लान की जो प्राइस रहती है वो यहाँ पर एग्जैक्ट सेम रखना, ये चीज़ भी इन्होंने करी है। इवन बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ, रिसेंटली आप लोग को मालूम है कि जनवरी 2026 में एयरटेल ने परप्लेक्सिटी ऑफ़र साइलेंटली विड्रॉ कर ली। यानी कि लास्ट ईयर एयरटेल अपना परप्लेक्सिटी ऑफ़र लाई थी, जिसके अंदर एयरटेल अपने यूज़र्स को यहाँ पे फ्री में परप्लेक्सिटी एआई का सब्सक्रिप्शन दे रही थी 1 साल का। लेकिन यह सब्सक्रिप्शन एकदम से रिमूव हो जाता है और एकदम से जितने भी लोग परप्लेक्सिटी का एयरटेल ऑफ़र यूज़ कर रहे थे उनको यहाँ पे ईमेल आता है कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह जमा करानी पड़ेगी, यानी कि क्रेडिट कार्ड का या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पेमेंट की, और उसके बाद आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगर आपका फ्री ऑफ़र ख़त्म होगा, ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यानी कि एक सिंपल सा तरीका ये था कि लोगों को अपने जाल में फंसाना है। हालांकि गूगल जेमिनाई का अभी भी यहाँ पे फ्री ऑफ़र चल रहा है जियो के साथ, लेकिन कब तक चलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखा जाए तो ये सारी कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे खेल रही है। इसके साथ ही बात करें तो सिर्फ इनका यही प्लान नहीं है कि प्राइस हाइक कराना, इनके और भी प्लान्स है, जैसे कि जो फ्री 5G वाला ऑफ़र है वो धीरे धीरे महंगा प्रीमियम प्लान्स में लेकर आना। इसके साथ ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग बंडल्स यहाँ पे बना रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एयरटेल वाले एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर। यानी कि अलग अलग चीज़ यह लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को यह लगे कि यार यह कंपनीज कुछ ना कुछ कर रही है, सब्सक्रिप्शन सर्विस भी लेकर आ रही है, हमें नई नई चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही है, और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। ये बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटजी रहती है जिससे यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे सभी कंपनीज यहाँ पे फॉलो कर रही है। और इसलिए मैं इसको एक लाउड प्राइस हाइक नहीं, साइलेंट प्राइस हाइक कह रहा हूँ। यानी कि 2020 से इसके एंड तक
ऑलरेडी 15 से 20% का हाइक यहाँ पर हो चुका होगा और हर कंपनी की अपनी अलग अलग कहानी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट TRAI के डेटा, क्योंकि इस समय दिसंबर 2025 का ही डेटा मार्केट्स में अवेलेबल है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज़ किया था, जो ये कहता है एयरटेल ने 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड किया, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। जियो ने 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड किया। TNL ने 2500 सब्सक्राइबर को लूज़ किया है। यहाँ तक कि BSNL जैसी कंपनी ने 2 लाख सब्सक्राइबर लूज़ करें और जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लूज़ करे वो है वोडाफोन आइडिया 9.4 लाख। जी हाँ, यानी कि अगर हम लोग देखें तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन की जो पुरानी सिम कार्ड्स वो ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, कई सारी कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहती है, वह पहुँच चुकी है। अब उनके सिम कार्ड ज़्यादा नहीं बिक रहा है और ना ही उनका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है और ज़्यादातर लोग इधर से उधर स्विच कर रहे हैं और नए सिम कार्ड जो इशू कर रहे हैं, जो नए नंबर इशू कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं और जो पुराने नंबर्स थे वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट या पोर्ट हो रहे हैं, जिस वजह से मार्केट एक तरह से क्लीन अप फेस में जा रहा है। लेकिन एक बात समझ में आती है, इस वजह से इस पीक मैच्योरिटी जब अचीव कर ली सब ही कंपनीज़ ने, तो इनका यहाँ पे ये ज़रूरी बनता है कि यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर कंपनीज एक तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है। इनको अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है। इस वजह से सभी कंपनीज अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रही है। जैसे कि एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल आज के समय में AI पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है, जिस वजह से स्पैम कॉल, स्कैम कॉल डायरेक्शन जो रहता है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है ऐसे फीचर्स को, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही गूगल के साथ ये लोग यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं AI डेटा सेंटर के अंदर। यहाँ तक कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज स्केल डेटा सेंटर बनाएंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही एयरटेल वाले अलग अलग ऐप्स, एयरटेल डिजिटल टीवी और एयरटेल अपना जो फाइबर ब्रॉडबैंड रहता है उसमें भी फोकस कर रहा है और धीरे धीरे 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर भी काम कर रहा है, जो कि देख के काफ़ी सही लगता है। और एयरटेल के बारे में बात करूँ तो 2025 तक इसका जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है मोबाइल फ़ोन और फिक्स्ड वायरलेस का, वो होता है 304 मिलियन का, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि एयरटेल के साथ एक छोटी सी चीज़ है, ये हल्का सा अपने आप को प्रीमियम की तरफ खिसका रहा है और यहाँ पे यह अट्रैक्ट कर रहा है कि लोगों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे बेचें, और एयरटेल ब्लैक जैसी सर्विस को यूज़ करके अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वही बात करें अगर जियो की, तो जियो की कहानी बहुत अलग है। जियो इंडिया में इस समय सबसे नंबर 1 सब्सक्राइबर है। हालांकि दिसंबर के महीने में एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस को गेन किया है। जियो के ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मोबाइल और वायरलेस ब्रॉडबैंड मिलकर तकरीबन 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स है उसके पास। और यहाँ तक कि बात करूं अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जो फाइबर इंटरनेट आपके घर पे आता है, उसमें भी जियो नंबर 1 है 13.8 मिलियन यूज़र्स के साथ। और अब जियो यह प्लान कर रहा है कि कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर आया जाए। और जियो और एयरटेल दोनों कंपनीज का अगर आपको याद है तो इन्होंने स्टारलिंक जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी थी और बोला था कि इंडिया में स्टारलिंक को ही लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में स्टारलिंक अगर आएगा भी ना तो ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस टू कस्टमर आए, क्योंकि हमने इस तरीके की
चीज़ें बहुत देखी है। यहाँ पे रिसेंटली प्लान्स भी लीक हुए थे स्टारलिंक के, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और उनके बाद कंपनी ने बोल दिया कि यह प्लेस्ड होल्डर्स हैं, इस तरह के प्लान्स नहीं आने वाले। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, स्टारलिंक इंडिया में आएगा तो बहुत बड़ा फेल हो सकता है यहाँ पे कस्टमर साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इंडिविजुअल कस्टमर कभी भी इतना ज़्यादा पे नहीं करने वाला। यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए जहाँ पे इसको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े और उससे उतनी ज़्यादा स्पीड न मिले, क्योंकि यहाँ पे वो यह सोचेगा कि यहाँ पे मैं फ्री 5G को यूज़ कर देता हूँ, फाइबर ब्रॉडबैंड लगा लेता हूँ। इवन एयर फाइबर भी एक बेटर सॉल्यूशन है, उसको लगा सकता है, लेकिन सेटल इंटरनेट इतना स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं लगता। लेकिन स्टारलिंक मेरे को लगता है कि कभी भी कस्टमर सेंट्रिक नहीं होगा, और ये दोनों कंपनीज जो हैं वो इसको B2B बिजनेस टू बिजनेस में खेलेंगे, यानी कि एक ऐसे ऑफिसेस में लगाएंगे जहाँ पे करंट 24/7 इंटरनेट की ज़रूरत है। कहीं भी फाइबर कट हुई तो कोई भी डाउन टाइम महसूस नहीं कर सकता और बैकअप इंटरनेट की तरीके से काम करेगा। दूसरी, ये स्टारलिंक काम करेगा उन रिमोट एरियाज़ में, ऐसे जगहों पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की जहाँ तक बिजली की तार भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि फाइबर केबल भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि टावर तक भी नहीं पहुँचा पा रहा। वहाँ तक अगर हमने इंटरनेट पहुँचाना है तो ऐसे रिमोट एरियाज़, उन जगहों पर स्टारलिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अब ऐसे एरियाज़ में आप सोचेंगे कि स्टारलिंक लगा दिया जाए तो बिजली नहीं आ रही है तो कैसे चलेगा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे सोलर पैनल्स को यूज़ किया जा सकता है, विंड एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है, जनरेटर्स को भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और यहाँ पे स्टारलिंक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी सैटेलाइट इंटरनेट को निकाला जा सकता है। यानी कि उन अब जगह तक पहुँचाना चाहती है दोनों कंपनीज जहाँ अभी तक इनकी पहुँच नहीं थी, यानी कि वहाँ तक वायर नहीं जा सकती, मोबाइल टावर नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ तक उन्हें इंटरनेट की फैसिलिटी पहुँचानी है। तो यह एक चीज़ पे जियो और एयरटेल दोनों काम करेंगे, लेकिन ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस स्पेस पे काम करेंगे। तो ये भी एक नया स्टेप रहेगा। इसके अलावा बात करें तो वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो इंडिया में आज के समय में इतना लार्जेस्ट सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं। अगर इसके इस टोटल सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें तो मोबाइल्स और फिक्स्ड वायरलेस के अंदर तकरीबन 128.46 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में 9.8 लाख सब्सक्राइबर को उसने लूज़ किया है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि लगातार ये कंपनी सब्सक्राइबर को लूज़ कर रही है। और ऊपर से बात की जाए तो कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है, जो स्पेक्ट्रम के जो ड्यूस होते हैं वो बचे हुए हैं, जो AGR ड्यूस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि रिसेंटली पता चला है कि इसको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जिससे 27,000 करोड़ का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा सके और वो चीज़ गिर के आपको फिर से 600 करोड़ हो जाएगी। यानी कंपनी के पास थोड़ा कर्जा है और उसको वो थोड़ा रिलीफ करना चाहती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात करें तो यह कंपनी की हालत आज के समय में थोड़ी पतली है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि वोडाफोन आइडिया इंडिया में ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सिंपल सी बात बता सकता हूँ, वोडाफोन आइडिया इंडिया में रहेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ चली जाती है तो दो ही प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स बनेंगे और फिर वो प्लेयर्स अपनी मनमानी यहाँ पे कर सकते हैं और अपने रेट्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव कर सकते हैं, अपने रेट्स को मन चाहे बढ़ा सकते हैं और ये चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है ना, धीरे धीरे 4G पे काम कर रही थी और आज के समय में 5G को अनाउंस कर दिया है और कुछ जगह इसका 5G अवेलेबल है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि आप पैन इंडिया लेवल पे इसका 5G हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो एक निगेटिव चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये लोग हर जगह अपना 5G लेकर आएँ
तो दोस्तों ये था इंडिया के कुछ टेलीकॉम स्पेस में जो कहानी चल रही है। क्या प्राइस हाइक होने वाला है, बाकी कंपनीज़ के क्या प्लान्स हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में, इसके बारे में बताया। बाकी आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इन सब के साथ, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और कमेंट करो।